सुअर से नाली छोड़ेंगे और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती और मुंह पालिश कर चमका ले पर मन की काई नहीं जाती और मन में पैसे का लालच है, चरण वंदना होठों पर और घुंघरू बांध कर नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। और हमने जिनके आदर्शों में हीरे सी मजबूती देखी, हमने जिनके आदर्शों में हीरे सी मजबूती देखी, उन सब के आदर्श हमेशा से सब कांच रहे हैं। गाय को सर राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाना। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वो गाय और गोबर पे ही लोगों को उन्मादी बना रही। गाय के नाम पे हमने वोट मांगा 2014 से, गाय 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 के नाम। तो जब गाय आपकी माता है तो राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं दिया? यूथ को आप इस गोबर में, हिंदू मुस्लिम में और इस सब उन्मादी बनाने में लगे हैं कि हम गधे हैं, हम गधे हैं। हमको है उम्मीद दलाली छोड़ेंगे, आस लगाकर बैठे की, और जिनका काम था सिंहासन सत्ता से उत्तर पाने का, वह सब सिंहासन से पैसा पाकर नंगा नाच रहे हैं कि हुक्मरानों को आईना दिखाने वाले कम हैं और चाटुकारों के शहर में सच बोलने वाले कम। ईडी का छापा पड़वा देते हैं, बुलडोजर चलवाएंगे। गाय के नाम पे शुरुआत की और गाय को ही कटवाने के लिए खुलेआम कहती है कि 14 वर्ष से जो ऊपर की गाय है उनकी बलिदानी दी जा सकती है। तो मतलब 14 साल की अगर उम्र कम है तो वो माता है, उसके बाद वो सब्जी भाजी बन जाती है। नमस्कार साथियों, मैं अनुज विश्वकर्मा ऑनलाइन डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा जी। इंजीनियर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर साहब, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता भी रहे हैं, तो आपको वहां से क्या अनुभव मिला है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो एक क्रांतिकारी ये मिट्टी से जी जो भी आप उसमें वो जो खुशबू है, जो मजबूती है, जो उसका एक ये कहें कि जो अपनत्व की चीज है, जो एक साहस और संघर्ष की मजबूती हम लोगों को प्रदान करती है, उस मिट्टी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी चीज ये सीखने को मिली कि हम लोगों को संघर्ष करने के दौर में कितनी भी स्थितियां हमारी बुरी हो, अच्छी हो, कितने भी ऑकवर्ड पोजीशन पे आ जाएं आप, लेकिन आपको डरना नहीं है। तो लड़ने का जो तौर तरीका है, ये क्रांतिकारी धरती इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खुशबू से हम लोगों को मिली। और उस मिट्टी में ऐसी चीजें हैं, वो ऐसा चीज है कि अगर आप उसको मिट्टी को केवल छू लीजिए तो उस मिट्टी से आप में इतना एनर्जी आ जाएगा, ये समझिए कि आपके अंदर वो एनर्जी का संचार बढ़ेगा कि जो आप लगातार कई सारे विटामिन से खाइए, आप बहुत सारे जिम में जाइए, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। जो स्टेमिना, जो एनर्जी लड़ने की आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मिट्टी से मिलती है, वो कहीं से नहीं मिलेगी। तो सर, वहां पर हमारे पूर्व 4 प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 राष्ट्रपति रहे हैं और भी बहुत सारे विश्व प्रसिद्ध लोग हुए हैं। इसका क्या राज है सर, वहीं से क्यों हुए हैं? मैं वही तो आपको बताया कि एक तो प्रयागराज संगम की धरती है जी, और ऊपर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सदैव आप देखेंगे इतिहास काल में कि लगातार अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ने का एक जुनून जो जागा और जो लगातार आप देखेंगे कि लड़ने की और पढ़ने की, ये दोनों गुण जो है केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। और वहां की जो संस्कृति और सभ्यता है, जो आपको सौहार्द की भावना मिलेगी, जो संघर्ष करने की ताकत मिलती है, वो कहीं पे नहीं है। आप देखे होंगे तो लाल पद्मधर जी की मूर्ति आज भी मनमोहन, जो चौराहा है मनमोहन पार्क का, आज भी उनकी मूर्ति लगी है। किस तरीके से उन्होंने देश के आजाद कराने के लिए शहादत दी है, वो कभी झुके नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो भी निकलता है वो कभी अपने आत्मसम्मान से और देश से, कभी देश के सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा। वो लड़ेगा, अंतिम दम तक लड़ेगा। वो मर जाना पसंद करेगा, लेकिन वो झुकना पसंद नहीं करेगा। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मिट्टी में है और उसी की बदौलत है कि आज आप यहीं पे नहीं, आज पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूरे विदेशों तक अगर बात करेंगे तो पूरे विश्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग और हमारे सीनियर बहुत सारे लोग विराजमान हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज संगम की धरती पे है। जी, अभी से कुछ समय पहले मैंने आपको सोशल मीडिया पर देखा था कि आपने एक पोस्ट किया था जिसमें आप गाय को सर राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाना चाहते हैं। तो आप इसके लिए खुद से क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग तो लगातार, ये जो आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जी, लगातार वो गाय और गोबर पे ही लोगों को उन्मादी बना रही है। जी। अगर आप कह रहे हो कि हम हिंदुत्व की सरकार है, हम गाय के नाम पे हमने वोट मांगा 2014 से, गाय 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 के नाम पे आपने कहा, तो जब गाय आपकी माता है तो केवल कहने के लिए होनी चाहिए?
कहने के लिए तो नहीं होनी चाहिए, आपको उसको मानना भी पड़ेगा। और आपकी सरकार है, 2014 से आप पूर्ण बहुमत की सरकार में रहे, आपने राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं दिया? अभी आपने हालिया आपने घटना आप महसूस करिए और देखे होंगे कि कथित जो इन्होंने कहा कि मैं हिंदू की सरकार बनाएंगे बंगाल में किस तरीके से तांडव हुआ, लोकतंत्र की चोरी हुई, वोट की चोरी हुई, डकैती की गई। चोरी तो मैं नहीं कहूंगा, ये डकैती की गई। इस तरीके से पूरे इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इन लोगों ने गाय के नाम पे वोट मांगा और उसके बाद जैसे ही सरकार बनती है, जो शुभेंदु अधिकारी जो वहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कहा कि जो 14 वर्ष से ऊपर की गायें होंगी, न्यूज में फैला कि 14 वर्ष से जो ऊपर की गाय है उनकी बलिदानी दी जा सकती है। तो मतलब 14 साल की अगर उम्र कम है तो वो माता है, उसके बाद वो सब्जी भाजी बन जाती है। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार गाय के नाम पे शुरुआत की और गाय को ही कटवाने के लिए खुलेआम कहती है। और आज आप देखिए कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत तीसरे नंबर पे जा रहा है। तीसरे नंबर पे, जी जी। और असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जो सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं रहा है, ये बात कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, लगातार मंचों से कहे। उसके बाद जब भाजपा उसने ज्वाइन कर लिया तो वो दूध का धुल गया। और उसके बाद उसने भी कहा कि नहीं, आप गाय को घर में काटिए, लगातार न्यूज में वायरल हुआ। और गोवा में काट सकते हैं तो क्या गोवा हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, बंगाल हुआ, क्या भारत में नहीं है? ये इन लोगों की सोची समझी साजिश है। और इसीलिए मैंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। अगर गाय माता है तो केवल कहने के लिए नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। और लगातार गाय को काटना, ये जो भी हो रही है, आप इसको संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके मनोदशा में है ही नहीं है। आप इसको करना ही नहीं चाहते हैं, आप केवल उन्माद फैलाना चाहते हैं। और आज उसी की वजह से आप देखिए इन्होंने डंके की चोट पे किस तरीके से बंगाल में किया हुआ है। तो इसका आने वाले में ये भुक्तभोगी होंगे। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि ये लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम की नहीं मानते। आपके कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? और ऐसे लोग भगवान राम की शपथ खाते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं तो बार बार कहता हूं कि हमें सावधान होने की जरूरत है। ऐसा बयान सब वीडियो में देखा था मैंने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कह रहे थे कि हाँ, गाय को मुस्लिम का दर्जा, राष्ट्रीय पशु का दर्जा। जी, सही बात कर रहे हैं आज। हाँ, एक बात आपने सही याद कराई कि आज जहां पर हिंदुओं को, खासकर जो भाजपा के लोग हैं, हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं, मैं कह रहा हूं हिंदुओं, खासकर ये जो भारतीय जनता पार्टी के कथित हिंदू बनकर बैठे हुए हैं, इनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। बताइए, आज मुस्लिम समुदाय खुलेआम हर जगह से, मंदिर मस्जिद से एक कितना बड़ा मुहिम चालू किया हुआ है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। ये काम हिंदुओं का है, ये काम मुस्लिम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो देश को कहां पर लाके रख दिए हुए हैं? ये केवल देश में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, उन्माद फैलाना चाहते हैं। और जब बात आती है, मैं तो इसीलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के, शीर्ष बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुस्लिम हैं। आप दामाद बनाएंगे मुस्लिमों में और उसके बाद कहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। और उसके बाद गाय को कहेंगे हमारी माता है और गौ रक्षक दल चलाए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है गाय की रक्षा के नाम पे। और उसके बाद जब आपकी सरकार बनती है तो आप क्या कहते हो कि 14 साल के ऊपर गाय काटी जा सकती है। तो इस चीज को हमारे समाज, देश को समझना होगा इन चीजों को। इंजीनियर साहब, आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? समाजवादी पार्टी का चुनने का सबसे बड़ा एक कारण इस बात का है कि आज इस देश और इस परिवेश में लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पीढ़ी समाज के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और जाति के नाम पे शोषण किया जा रहा है, जाति देख के नौकरी दी जा रही है, जाति के नाम पे आरक्षण काटा जा रहा है। हम तो आप ये देखिए कि शुरू से लेके जब नेताजी की सरकार रही, क्योंकि हम विश्वकर्मा समाज से आते हैं और विश्वकर्मा समाज के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है राष्ट्रीय श्रद्धेय नेताजी का। नेताजी ही थे जो सबसे पहले जन्मजात इंजीनियर अगर किसी को कहे तो विश्वकर्मा समाज को कहे। उन्होंने कई सारा काम किया, समाज को जागरूक किया, समाज को राजनीतिक चेतना ले आए। विश्वकर्मा समाज को सबसे पहले उच्च शिक्षा मंत्री का दर्जा देने वाले, पूरे भारत में सबसे मजबूती स्तर से समाज की पहचान देने वाले थे तो समाजवादी पार्टी थी, श्रद्धेय नेताजी थे। और यहीं तक नहीं, आप देखिए कि किस तरीके से पढ़ने के लिए हो, आरक्षण की बात हो, आरक्षण का हिस्सा अगर हमें मिला, जिसकी वजह से आज हमारे देश के लोग, हमारे खासकर प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लोग, हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग भी जो प्रधान, बीडीसी या जो भी बन पा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ पा रहे हैं, जी। तो जो पंचायती राज व्यवस्था में श्रद्धेय नेताजी ने जो उसको इंप्लीमेंट करवाए, पंचायती राज व्यवस्था में अगर इंप्लीमेंट ना होता
तो आज जो हम लोग लड़ पा रहे हैं, हमको जो मौका मिल रहा है वो भी ना मिल पाता। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देखिए, कितनी विजनरी लीडर कि इन्होंने जो वैश्विक मॉडल पे प्रसिद्ध जो विकसित देश रहे वो उसके तर्ज पे यहाँ पे 100 नंबर डायल ले आए, यहाँ पे एम्बुलेंस ले आए, यहाँ पे एक्सप्रेस वे ले आए वर्ल्ड क्लास की, कि जहां पे आप लड़ाकू विमान भी उतार सकते हैं अगर कोई ऐसी समस्या आती है। तो JPNIC जैसा सेंटर बनाए और लैपटॉप बांटे। आज भी लैपटॉप मेरी सिस्टर को भी मिला था, आज भी वो लैपटॉप चल रहा, आज भी चल रहा। इतने लाखों लोगों को जो लैपटॉप मिला बच्चों को, आज भी आज आए ना डिजिटल जमाने में कहां से आदमी ले आएगा 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदेगा? एक गरीब बच्चा कहां से खरीदेगा? तो सोचिए कितने पहले उन्होंने दिल में मन में उनके विजन था कि देश और समाज का विकास कैसे होगा। तो जो इतनी बड़ी बात उन्होंने करी समाज के लिए और सर्व समाज के लिए करते हैं, कोई यही नहीं तो हमारे लिए तो हम लोग तो ऋणी हैं उनके, और इसी वजह से हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं। आप अखिलेश यादव जी से भी मिले हैं जी, तो उनसे मिलने पर आपको क्या अनुभव मिला उनसे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के बाद तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, आप जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे तो उनके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है, उनसे मिलने के बाद आप अपने आप को एक हुसैन बोल्ट की तरह महसूस करेंगे। जो एनर्जी शरीर में और दिलो दिमाग में आती है एकदम हुसैन बोल्ट की तरह, और जो आपके मानसिक रूप से जो दिमाग में जो एक विजन आएगा वो हमेशा सकारात्मक बात करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुझे मिलने का कई बार मौका मिला, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आप सोचिए कि इतने लोगों की भीड़ में और इतने पहचान, मतलब लोगों को परखने की उनकी जो नजर है, अगर आपको एक बार अगर देख लिए कहीं पे तो आपको नाम से वो बुला लेते हैं। सोचिए, पूरे भारत की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी के नेता इतने व्यस्तता समय होने के बावजूद भी किस तरीके से अपने कार्यकर्ता को छोटा हो या बड़ा हो बहुत सम्मान देने का काम करते हैं। सर, ऐसा कहना है कि मानना भी है लोगों का कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादववाद है, और सर उसमें अभी वैकेंसी आई थी, उसमें 86 वैकेंसी थी जिसमें से 56 SDM यादव ही थे। नहीं, ये तो प्रोपेगंडा था भारतीय जनता पार्टी का, खासकर ये जो प्रदेश में जो लोग बैठे थे। मैं आपको पूरा डेटा बता रहा हूं। इस बात को योगी जी भी सदन में चिल्लाए, इनके मंत्री लोग चिल्लाए, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुल के वहां पे बोलते हैं कि आप हमें इसे लिखित में, भाई आपके पास तो डेटा है, आपको देना चाहिए, बाद में पता चला कि 86 तो वैकेंसी ही नहीं थी। तो ये एक प्रोपेगंडा के तहत फैलाया गया। उस समय 86 वैकेंसी ही नहीं थी, तो 56 यादव हो कैसे जाएंगे? उस समय मात्र आपको बताना चाहूंगा 5 यादव सिलेक्ट हुए थे। मैं आपको उसका डेटा दे दूंगा, उसको आप अपने इसमें वीडियो में जरूर पोस्ट करिए। ये नैरेटिव सेट किया जाता है, यादव समाज को एक दुश्मन की तरीके से पिछड़े समाज के खिलाफ खड़ा किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि जब निशा विश्वकर्मा हत्याकांड होता है, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, तो उसमें अगर आप कहा जाता है कि भाई यादव हमारा दुश्मन है, तो हमारे समाज को जब पीड़ा होती है, कोई अत्याचार होता है, तो भाई बाबा के जाति के लोग क्यों नहीं खड़े हो गए? ब्रजेश पाठक के जाति के लोग भी खड़े हो जाते, जाके खड़े तो नहीं हुए। उल्टा आप देखे होंगे तो उन लोगों को बचाने का ये पूरी ताकत लगाए। भाई उसमें जो कितना हम लोग ताकत लगाए, हम लोग धरना प्रदर्शन किए, जब बहुत दबाव बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाते हैं, तब जाके ये भागम भाग करके जबरन उस बिटिया के पिताजी को दबाव बना के रात में उसका एप्लीकेशन बदल दिया गया। और उसके बाद ये जो पीला मंत्री हैं, किस तरीके से बिटिया के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल यादवों को दुश्मन बनाना चाहती है। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, पिछड़े समाज का बड़ा भाई अगर है तो केवल और केवल यादव समाज सबसे मजबूती से है, क्योंकि यादव समाज ने सदैव हमारे समाज के लिए ही नहीं, पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए, हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़े हैं। तो इसमें तो आप पर भी मुकदमा दायर किया गया था? हाँ, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। जी। मेरी उसमें कमी ये थी कि मैंने आवाज उठाई, मैंने धरना दिया, मैं गांव में गया, पीड़ित परिवार से मिला। बीजेपी सर अधिकतर सर बोलते हैं कि यादव में 95% अपराधी ही हैं, ऐसा क्यों? बीजेपी नहीं, ये पीला मंत्री बोला है, ओपी शर्मा। हाँ, ओपी राजभर जी ने बयान दिया कि पंचायत जो अपराधी होते हैं उसमें 95% यादव होते हैं जी। तो 95% यादव होते हैं, ये केवल बयान इनके इसलिए आ रहे हैं कि इन्होंने बयान दिया था ना कि हम जिसके बैंड पार्टी में रहते हैं उसी का बाजा बजाते हैं, उन्हीं का बयान है। तो ऐसे लोगों को बात का कोई भरोसा नहीं, बड़बोलापन है। और राजभर जो है जिस तरीके से बड़बोलापन लगातार यादव को दुश्मन बना रहे, और यही अभी तक यादव समाज को पूज रहे थे। और उन्हीं के दम पे
यादव समाज की बदौलत हुई कि ये इनको आज विधायक बन पाए। नहीं, इनकी औकात नहीं थी कि ये दरी बिछाने लायक भी कहीं नहीं थी। ये व्यक्तिगत, ये समाज का सबसे बड़ा लोगों को मूर्ख बनाने का काम अगर कर रहा है तो ओम प्रकाश राजभर है। अभी हाल फिलहाल में पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसमें लगातार पेपर लीक हो रहा है, आपकी पार्टी उसमें क्या कर रही है? लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं आप देखिए तो केवल विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी सड़क से लेके सदन तक हर जगह आवाज उठा रही है। सबसे ज्यादा हम लोग के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा हम लोग जेल जा रहे हैं। और उसके बाद एक पेपर जो लीक की बात आई 2014 से सिलसिलेवार से, कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ ये बताएं। आप लोगों सर्च करें कि कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ। टोटल 90 पेपर लीक हुआ है, बढ़े हैं पेपर 90 पेपर लीक हुआ। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आया है नीट एग्जाम का भी अभी नीट एग्जाम का आया। नीट एग्जाम में 2024 में भी लीक हुआ, तब भी आप संभले नहीं, फिर 2026 में भी हो गया। और जो लीक करने वाले थे उनका जान लीजिए कि सिलसिलेवार से भाजपा नेता दिनेश बिवाल सबसे बड़ा नाम आया, फिर उसके बाद इसमें पीबी कुलकर्णी का नाम आता है, और भी कई सारे मधु करके कोई और 5-6 लोग ये सब पकड़े जाते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के। और सारे लोग किस जाति धर्म के थे? समाज में जो हिंदू मुस्लिम फैलाया जाता है किस जाति धर्म के थे? पेपर लीक से सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होता है? सबसे ज्यादा भारत में हिंदुओं की संख्या है, तो पीड़ित तो हिंदू ही हो रहा है। और आप कहते हो कि हम हिंदू की सरकार भी बना रहे हैं। और दूसरा चीज आप देखिए, जो एनटीए के हेड है डॉक्टर प्रदीप जोशी, उनका भी इतिहास में बता रहा हूं। ये पहले एबीवीपी के अध्यक्ष थे, और उसके बाद ये इनकी पैरवी ये संघ के लोगों ने की, जिसका हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी है। वहां से पैरवी होती है, छत्तीसगढ़ पीसीएस के अध्यक्ष बने, फिर एमपी पीसीएस के चेयरमैन बनते हैं, और जहां जहां जाते हैं वहां पेपर लीकेज हो रहे हैं। उसके बाद ये आए, फिर इसमें नीट वाले के बनाए गए, और जब से नीट में आए लगातार पेपर लीक हो रहा। तो ये पेपर लीक कोई घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये जानबूझ क्योंकि इनके जहन में ये लोग, भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले। अगर रोजगार की बात थी तो आप यहीं संगम पे आए, और मोदी जी क्या कहे थे, याद होगा आपको, कि मैं गंगा का माँ का बेटा हूं और मैं कसम खाता हूं मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। कहां गया 2 करोड़ रोजगार? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मैं चमकाऊंगा, इतना फंड दूंगा, ये करूंगा, कुछ हुआ? तो ये युवाओं को केवल बर्बाद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या हमारा युवा कर रहा। और पेपर लीकेज में अभी आपने देखा, लेखपाल और पुलिस, दरोगा, एसएससी, कोई बच रहा है? बचा कुचा था, सीयूटी भी लीक हुआ। और अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा तो उसको अपराधी बना रही सरकार। तो पेपर माफिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार वो नहीं है जो लिखते हैं बीजेपी, ये जो है पेपर माफिया पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नया नाम है पेपर माफिया पार्टी, इसीलिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी पिछले साल विश्वकर्मा समाज का सम्मेलन हुआ था जो कि रद्द हो गया था, तो उसमें आप जातिवादी रैली क्यों करवा रहे थे? वो जातिगत रैली नहीं थी। आप लोगों को, वही मैं कह रहा हूं ना, ये जो गोदी मीडिया है ये लगातार हम लोगों के खिलाफ उन्माद फैलाने के लिए, हम लोगों का आरोपी बनाने वाला, यही सब बताती है ये। आप ये बताइए, मैंने सामाजिक न्याय एवं प्रतिनिधित्व सम्मेलन के नाम से बैनर लगाया, मैंने लिखित में वहां से एसडीएम महोदया, एसडीएम सदर से लिखित में मैंने 2 बार परमिशन लिया था। मैं कोई ऐसे ही नहीं कराया था भाई, आप कोई जांच करते हैं उसके बाद हमें परमिशन देते हैं, और परमिशन आपने दिया। हम उसके बाद हमारा 28 सितंबर को कार्यक्रम था, तो 27 सितंबर को दोपहर में प्रशासन आती है कि मेरे खिलाफ ये दुनिया भर के एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, आके बैनर सारा कुछ सर्वे करती, सब कुछ ठीक था। फिर कहें कि कार्यक्रम कराइए। भाई जब हमने सारा सेटअप कर लिया, सारा कुछ हो गया, मैंने एसडीएम महोदय से डायरेक्ट बात किया था, मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है उसका। भाई बात किया, सारा कुछ हुआ, ठीक है कराइए। रात में लगभग 10-11 बजे के करीब जब हमारे चीफ गेस्ट आ गए, चीफ गेस्ट आ जाते हैं, सारी तैयारी हमारी पूरी हो गई, तो रात में 10 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाता है और फोन करके बता दिया जाता है कि आपका कार्यक्रम रद्द हो चुका है। तो जातिगत रैली का आरोप हमारे ऊपर लग गया। और उसी समय में आपने देखा होगा कि एटा में एक रैली हुई, शस्त्र पूजा होता है, बड़ी शस्त्र पूजा की गई जी, एटा में किया गया। ये क्या नाम है, जो यहाँ के सांसद जी हैं, बृजभूषण शरण सिंह जी, किस तरीके से एटा में रैली हुई। छत्री सम्मेलन होता है, अगर जातिगत रैली पर रोक है तो छत्री सम्मेलन क्यों हुआ जी? हाँ, वहां पे शस्त्र पूजा यही अपने कुंडा में हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो क्षत्रियों का सम्मेलन हुआ, और क्या नाम है, उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है,
तो विश्वकर्मा समाज के लोगों का सम्मेलन आपने वो भी परमिशन देने के बाद आपने रोक क्यों लगा दिया? तो ये मैं कह रहा हूं, ये हमारा कोई जानबूझ के हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है। जातिगत रैली नहीं थी वो, और वो सामाजिक न्याय प्रतिनिधित्व सम्मेलन जो था वो कई अति पिछड़ी जातियों को मिलकर सम्मेलन कराया जा रहा था। अब आयोजक मैं हूं तो उसका क्या मतलब है भाई? वहां पे बैनर तो राजकुमार पाल जी का भी था, पाल तो विश्वकर्मा नहीं है। जब कई जातियां मिलकर कार्यक्रम करा रही हैं तो जातिगत कहां हो गया? तो ये जो चाहेंगे वही है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और जो चाहो लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी कि क्यों मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ। ऐसा मानना है कि सपा सरकार, समाजवादी सरकार सिर्फ मुसलमानों की हितैषी है? नहीं, ये सब केवल झूठ और नैरेटिव सेट करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया। 2014 से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है केंद्र में, 17 से सरकार इनकी है। तो माफिया की बात अगर आती है तो मैं तो इसीलिए कहता हूं कि हुक्मरानों को आईना दिखाने वाले कम हैं, हुक्मरानों को आईना दिखाने वाले कम हैं, और चाटुकारों के शहर में सच बोलने वाले कम हैं। तो सच्चाई लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये ईडी का छापा पड़वा देते हैं, बुलडोजर चलवाएंगे। आप चुनाव कहां से लड़ेंगे और क्या अखिलेश यादव सरकार आपको सीट देगी और कितनी देगी? देखिए, समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा समाज को सदैव सम्मान दी है। जब इसके पहले सरकार रही तो सरकार में समाजवादी पार्टी थी जो हमारे समाज के ही जी। कोई उच्च शिक्षा मंत्री का दर्जा दिया, उच्च शिक्षा मंत्री बनाया, और मजबूती से जब भी सरकार रही एमएलसी बनाए। और उसके बाद आप देखिए कि देश और समाज के लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए लगातार समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले राजनीतिक आपको पहचान दी, आपको सामाजिक पहचान दी, आपको आरक्षण का प्रावधान मिला। वो देन है तो केवल समाजवादी पार्टी की देन है, उत्तर प्रदेश में जो लागू करवाने का काम किए। और उसके बाद आप देखिए कई जगह पे उन्होंने बोर्ड विश्वकर्मा समाज के लिए उनको अध्यक्ष भी पिछड़ा वर्ग का बनाया। और उसके बाद लोगों को एक ही जगह पे नहीं, हर जगह संगठन से लेके हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मान दिया। और आज भी देखिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, उसके बाद भी लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड भदोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तन मन धन से मदद की, लड़ाई लड़ी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2024 की घटना थी, नाबालिग बिटिया थी 11 साल की, किडनी निकाल कर हत्या कर दी गई और आज तक एक आरोपी पकड़ा नहीं गया। उस मामले में एफआईआर लगा दिया जाता है, और उसकी मैंने आवाज उठाई तो हमारे खिलाफ एसटीएफ लगा दी गई, मेरी गिरफ्तारी करवाई जाती, मेरे घर पे दबाव बनाया जाता है। और ये बात ये हम लोग को क्या दे रहे हैं? और निशा विश्वकर्मा हत्याकांड में देखिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ी। जो यादव समाज को ये लोग हम लोग का दुश्मन बनाते हैं, 40 यादव फंसे कि नहीं फंसे उसमें? कहां गए बाबा के लोग? जो मैं कुछ हिंदू संगठनों से कहूंगा, क्या निशा विश्वकर्मा हिंदू नहीं थी? आज तक उसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ने आए? तो विश्वकर्मा समाज के लिए तो तन मन धन से, और एक ही मामले में नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं। सभी जगह अगर खड़ी हो रही तो समाजवादी पार्टी खड़ी हो रही है। और आपके बीच में बैठा हूं, देखिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुत बड़ा पद होता है, और लोहिया वाहिनी संगठन जो है वो समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत स्तंभ है, मजबूत पिलर है, उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता का दर्जा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, जबकि सरकार भी नहीं, उसके बाद भी हम लोगों का तन मन धन से मदद कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको निश्चिंत होकर आप समझिए कि समाजवादी पार्टी ही केवल हमारे समाज को सम्मान देगी, हमारे समाज को विधायक बनाएगी। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहां से भी जो भी आशीर्वाद होगा वो मुझे पूर्णतः निर्देश जो भी होगा स्वीकार रहेगा। और हमें अभी विधायक बनने की मैं कगार पे नहीं हूं, हमारे लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि हमको सरकार बदलनी है। हम चुनाव लड़ने के लिए परेशान नहीं है, हम चाहते हैं कि जो आता ताई सरकार है, सबसे पहले ये सरकार यहां से बदलनी जरूरी है। आप लगातार मीडिया को गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना नंबर है? जानकारी आपको होनी चाहिए, 157 नंबर पे हैं आप। लेकिन जो अंधभक्त हैं वो क्या कहेंगे? अंधभक्त तो बताएंगे कि भाई बहुत अच्छा है। 157 नंबर की मीडिया आज हमारे यूट्यूबर, जो हमारे शिक्षक खान सर हो, चाहे अभिनय सर हो, चाहे ये आप देखिए कई सारे टीचर्स जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, फ्री में काफी लोग पढ़ा रहे हैं। काफी लोगों ने इतना कम पैसा कर दिया कि आम आदमी, गरीब आदमी पढ़ सके। कोरोना काल में कौन हमारे साथ खड़ा था जब हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही थी? यूट्यूबर ही। और ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं वो क्या करेंगे? वो 2 कौड़ी ही कहेंगे दूसरों को।
जिन 157 नंबर वाले बात करेंगे कि जिनके सामने मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जो एक एस्पिरेंट हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई भी जो छात्र हो, अगर वो सामने बैठ जाएगा तो ये गोदी मीडिया की क्षमता नहीं है कि वो डिबेट कर पाएंगी। और ये बात लोगों की जब बात आती है, अभी आप बात आई नीट एग्जाम पेपर रद्द हुआ, पेपर 90 पेपर लीक हुआ, तो ये इस पे चुप हो जाएंगी। महंगाई आएगा तो क्या बताएंगी कि इसके ये फायदे होते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा होगा हालिया में। तो ये लोग इतने चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, खासकर ये गोदी मीडिया, मैं इसलिए कहता हूं कि ये लोग चाटुकारिता कर करके पूरे देश के, पूरे युवाओं के, पूरा आरक्षण को और पूरे रोजगार को ये खत्म करने में सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो आज ये जो ये मीडिया है उसकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये गोदी मीडिया है। अभी इलाहाबाद में सर तीन कोचिंग सेंटर भी बैन हुए हैं। हाँ जी, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं सर? उसमें आपका कोई वो है सहयोग उनके लिए? उसके जो कोचिंग सील की गई है, जी जी, जो छात्रों के हक अधिकार के लिए जो भी कोचिंग हम लोगों के युवाओं के साथ खड़ी रहती है, जी जी, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं, मेरी पार्टी भी करती है, और हम लोग पूरी ताकत से उनकी आवाज भी उठाने का काम जरूर करेंगे। क्योंकि बात आप अगर आती है तो लगातार आप देखिए कि किस तरीके से आप देखे होंगे कि चुन चुन के रवि प्रकाश तिवारी सर का जो टारगेट बिथान करके कोई कोचिंग, और एक कोचिंग क्लाइमेक्स, और एक कोचिंग कोई और है, तो ऐसी कई कोचिंगों के ऊपर इन्होंने सील कर दिया। और सीलिंग किस लिए किया? क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा जेनजी है, जो हमारा यूथ है, 90 पेपर लीक होने से पूरा समाज, पूरा गरीब तबका का व्यक्ति, आम आदमी वो परेशान हो चुका है। तो उनको पता है कि ये लोग कहीं बहुत बड़ा आंदोलन न कर दें, तो ये दबाने के लिए हम लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। और इस पे गोदी मीडिया, सुनिए, इस पे गोदी मीडिया चुप है। गोदी मीडिया एकदम चुप है, एकदम मजबूती से चुप है। तो मैं इसीलिए उनके लिए कहता हूं कि हम गधे हैं, हम गधे हैं, हमको है उम्मीद, दलाली छोड़ेंगे, आस लगाकर बैठे कि सुअर से नाली छोड़ेंगे। और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती और मुंह पालिश कर चमका ले, पर मन की काई नहीं जाती, और मन में पैसे का लालच है, चरण वंदना होठों पर, और घुंघरू बांध कर नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। ये जो गोदी मीडिया है, और हमने जिनके आदर्शों में हीरे सी मजबूती देखी, हमने जिनके आदर्शों में हीरे सी मजबूती देखी, उन सब के आदर्श हमेशा से सब कांच रहे हैं, कांच। जी जी। और जिनका काम था सिंहासन सत्ता से उत्तर पाने का, वह सब सिंहासन से पैसा पाकर नंगा नाच रहे हैं। ये लोग, ये देश को और युवाओं को बर्बाद करने की सबसे बड़ी भूमिका है तो ये गोदी मीडिया की है। मैं इसलिए कि ये लोगों ने हम लोगों को, आप सोचिए, कहीं लायक, हमारा देश का भविष्य कहां जाएगा? सबसे बड़ा है कि भाई देश की ताकत अगर है तो यूथ है। और यूथ को आपने क्या कर दिया है? यूथ को आप इसमें गोबर में, हिंदू मुस्लिम में और इस सब में उन्मादी बनाने में लगे हैं। आप उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? आज 2.5% से कम, लगभग 2% केंद्र सरकार की नौकरियां बची हुई हैं, मात्र 2%। और 2% भी नहीं देना चाहते, उसमें भी आप छोड़ दे रहे हैं। और जो पेपर कराए सब लीक हो जा रहा। आपका 10 रुपया का डायपर अगर आप खरीदने जाओ तो वो प्रिंटेड लिख के देता है, गारंटी के लीक नहीं होगा, और लीक होगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और सरकार जो कराती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो बता रहे हैं कि ऐसा है कि आप लोग कुछ करिए। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कहें, वो पत्रकारों को ऊपर कह दिए कि आप लोग मदद करिए, फिर उसके बाद बता दिए कि हेलीकॉप्टर से जाएगा। तो आपको अगर बुखार है, बुखार आपको है मलेरिया की, और दवा देंगे हम टाइफाइड की, तो आप ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जी। और सरकार क्या कर रही है? जब पेपर लीक करने वाले जो आपका संस्था है एनटीए, और चाहे ये धर्मेंद्र प्रधान जी हो, ये सारे लोग इस्तीफा नहीं देंगे, इनको हटाया नहीं जाएगा। आप कह रहे हो कि पेपर लीक जो है रास्ते से होता है, अब हम उसमें हेलीकॉप्टर वायुसेना की जरूरत पड़ रही है। तो पेपर तो लीक कहां से हुआ था? जहां पे पेपर छपता है, जहां पे पेपर बनता है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठते हैं, दिनेश बिवाल जैसे लोग जो उसमें पकड़े गए। तो ये बदलाव न करके आप मलेरिया में टाइफाइड की दवा खिला रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम पेपर लीक रोक लेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम गधे हैं, हम गधे हैं, हमको उम्मीद दलाली छोड़ेंगे वास्तव में। चलिए, बहुत राजनीतिक सवाल हो गए, आप अपने बारे में कुछ बताएं। नहीं, अपने बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और देखिए, मेरे जीवन की शुरुआत जो राजनीतिक सामाजिक रूप से होती है,
मैंने इंजीनियरिंग जो है मैनपुरी से किया है जी। और आपको मैं बताऊं, मेरी शुरुआत 2010 के करीब की बात है। 2010 जब बहन जी की सरकार थी, जी जी। तो हम लोग उस समय बहन जी की सरकार समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता है, खासकर मैनपुरी की जनता से उन्होंने जिस तरीके से विरोधात्मक तरीके से उनकी सरकार सत्ता के लोगों ने काम किया था, उसमें हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई। लाइट हम लोगों को 4 घंटा मिलती थी। तो हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए, जहां पे बहुत सारी हम लोग रोड जाम हुआ था, आंदोलन हुआ, हम लोग संवैधानिक तरीके से ही कर रहे थे। उसके बाद शासन सत्ता ने हम लोग के ऊपर दबाव बनाया, परेशान किया और कई सारी चीजें हुई। उसमें हमारा डिसिप्लिन से लेके बहुत सारे नंबर भी काटे गए। तो शुरू से लेके वहां से समस्या हुई। फिर उसके बाद हम लोग मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने LLB भी की और इलाहाबाद से जो छात्र संघ की राजनीति से जब मैं 2012 में वापस इलाहाबाद आया, फिर शुरू से ही लेके मैं HCL कंपनी में भाई 2013 में करीब मुझे नौकरी मिल गई। मैं इंजीनियर के पद पे रहा 2013 से लगभग 2020 तक। तो हम भाई जॉब भी करते थे, जॉब हमारी प्राइवेट थी लेकिन अच्छी ठीक सैलरी हमारी ठीक ठाक थी। मैं साथ में अपना राजनीतिक चेतना हमारे पास, क्योंकि मेरा परिवार रहा है, हमारे बाबा भी राजनीतिक समाजवादी पार्टी में ही रहे थे, हम लोग तीसरी पीढ़ी से हैं जी। और उसके बाद हम लोगों को उनसे बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिला, खासकर लड़ने का, संघर्ष करने की, कि आपको झुकना नहीं है। और खासकर ऐसे आताताई लोगों से जो उन्मादी हो, जो जातिवादी हो। शुरू से ही लेकर छात्र संघ के चुनाव में हम लोग बैकफुट से सारी चीज से हम लोग लगे रहे और धीरे धीरे फिर 2000 लगातार जो पेपर लीकेज में पढ़ाई, सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता रहा। कई जगह मेरा सिलेक्शन होते होते बचा, क्योंकि उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा। पेपर लीकेज की घटनाएं और भ्रष्टाचार का आरोप और अपने लोगों को बैठाना, तो सरकार क्या कर रही, जैसे अभी UPSI का रिजल्ट आया, सारे कोचिंग वाले खुलेआम कहे बड़े बड़े कि 170 से ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, मेरिट 364 चली जाती है, 300 के करीब मेरिट गई है जी। तो इस तरीके से इन लोगों ने बहुत तरीके से परेशान किया। फिर हमें भी लगा कि हम लोग हमेशा दूसरों से उम्मीदें क्यों करेंगे, आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। अब विश्वकर्मा समाज की घटनाएं लगातार देखते देखते मैं परेशान हुआ। फिर ये कुंडा के चुनाव में हमारे कई सारे वीडियो वायरल होते हैं जी। विधानसभा के चुनाव में 2021 में, फिर उसमें कई सारी बातें हुई और फिर हमको और लगा कि नहीं, हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि आज हम अगर समाजवादी पार्टी और समाजवाद की विचारधारा के साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारा समाज ऐसे भी कोई पूछ नहीं रहा है, आने वाले समय में हमारे समाज को और दबा दिया जाएगा। आप सोशल मीडिया पे काफी प्रसिद्ध हैं युवाओं के बीच, लोग आपको बड़े भैया के जैसे सम्मान देते हैं, तो इसका क्या राज है? इसका राज यही है कि हम सदैव समाजवाद को अपनाते हैं जी। समाजवाद को केवल दिखाने के लिए ही नहीं, आपके मन, कर्म और वचन में होना चाहिए। हमारे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई जाति धर्म नहीं होता, हम सभी को मानते हैं, बस वो अच्छा व्यक्ति हो। तो हम सबको अपना मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, तो सब सम्मान करते हैं। और सम्मान की सबसे बड़ी चीज है कि सम्मान जो है बाई डायरेक्शनल चीज होती है, कि आप जितना दोगे वो तत्काल मिलेगा और उससे अधिक मिलेगा। वो आपको कहते हैं ना कि इंटरेस्ट के साथ डबल इंटरेस्ट मिलता है, कि अगर आप 100 रुपए का सम्मान दिए तो आपको इंस्टेंट मिलेगा 200 रुपए का। तो सम्मान ऐसी चीज है कि आप जिसको जितना देंगे वो दूसरा आपको उससे ज्यादा मिलेगा। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है अभी तक? हमारे जीवन की उपलब्धि अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जो मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो मुझे पढ़ने का मौका मिला, मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मिट्टी से ही आज मैं मजबूत हूं, मेरे अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती से। और दूसरी अगर बात हम करें तो उसी वजह से आज हम लोग पार्टी की सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके पास लड़ने की क्षमता नहीं होगी, इस खासकर ये जो तानाशाही सरकार चल रही, हम लोग कहाँ लड़ पाएंगे। अभी जो युवा अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको कुछ कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे यूथ पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि आप लोग लड़ना पढ़ने के लिए और पढ़ना लड़ने के लिए, ये दोनों चीजों को साथ में लेके चलिए। और जो हमारे विश्वविद्यालय को जो सीनियर जो हम लोगों को सभ्यता और संस्कार देते हैं उसको आत्मसात करिए।
और जो काम के लिए आप घर से आए हैं मन कर्म वचन से पिताजी को बता के अभिभावकों को उसको पूरा जरूर करिए। तो सबसे जरूरी है कि पढ़ाई। और पढ़ाई शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकर बनने के लिए, शिक्षा के मतलब आपका मानसिक जागरूकता होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए और मानसिक जागरूक बनिए। आप अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में 10 साल बाद कहां पर देखना चाहते हैं? हम अब ये तो आप ऐसा प्रश्न पूछ लिए हैं कि इसके बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि मैं वर्तमान पे विश्वास करता हूं। भविष्य और भूत का कोई मतलब नहीं है। जो चीजें बीत गई उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, और जो आने वाली चीज होंगी उस पर हम तो ये चाहेंगे कि 10 साल बाद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी इकलौते जो जिस तरीके से लड़ रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में, मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 साल में मैं ये देखूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी वो दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हो। 10 साल बाद मैं यही सोचता हूं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे विजनरी लीडर अगर दो बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी। भाजपा सरकार का ऐसा कहना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित देशों में की गिनती में लाएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है अभी कि नहीं? नहीं, एक चीज में विकास विकसित देशों में अगर बात आती है कि देश को मूर्खता की श्रेणी में अगर भाजपा की सरकार रही तो मूर्खता की श्रेणी में हम विकसित हो जाएंगे। हम गोबर में विकास कर लेंगे। बाकी आप सोचिए कि हम वास्तव में जो विकास की परिभाषा है, जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें हम विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका मेक इन इंडिया का शेर सियार बन गया, पता ही नहीं चला। सियार बना, गीदड़ बना, वो भी नहीं दिख रहा, उससे भी स्तर खराब हो गया। जितने इनकी योजनाएं थी, चाहे स्वच्छता, ये गंगा माँ की बात हो, स्वच्छ नहीं हो पाई। आज भी प्रदूषण में हम कहाँ चले जा रहे हैं? पेड़ सबसे ज्यादा काटे जा रहे हैं। अडानी अंबानी को 1 रुपए में जमीन दी जा रही है, बाकी यूथ को दौड़ा के लाठी दी जा रही है। अगर यूथ को आप देखेंगे तो केवल लाठी पकड़ाई जा रही है, और डेवलपमेंट के नाम पे केवल कमीशन खोरी चल रही है। और एजुकेशन पॉलिसी की बात आएगी तो शिक्षा तंत्र को एकदम भ्रष्ट किया जा रहा। और बात अगर आप स्वास्थ्य की करेंगे तो स्वास्थ्य की जो इनकी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग इनका, स्वास्थ्य विभाग तो इनका एम्बुलेंस पे ही चल रहा है केवल, क्योंकि वो एकदम बीमार हो चुका है। और ऐसे जगह पे उसका कोई पता नहीं है कि कब इनका भ्रष्ट हो जाए, कब इनकी बिल्डिंग गिर जा रही है, कब वहां बंदर घुस जा रहे हैं। पता चल रहा है कि किसी को पैर में चोट लगी है दाहिने का, पता चल रहा है बाएं का ऑपरेशन हो जा रहा है, किडनी गायब हो जा रही है। तो इनका जितना भी योजनाएं थी, चाहे 15 लाख रुपए आने की बात हो, काला धन की बात हो, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, कोई चीज अगर इन्होंने आज तक अपने मैनिफेस्टो का किया हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो। आज तो देखिए कि महिलाओं के साथ खुलेआम किस तरीके से बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, और इनके ही लोग, भारतीय जनता पार्टी सत्ता वाले, आप बीएचयू की घटना याद है, उसमें भी कुलदीप सेंगर की बात हो, जितनी भी घटनाएं हो, उसके बाद अगर जब चाहे बिल्किस बानो की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब देखिए अगर बलात्कारी के आरोपी अगर निकलते हैं जेल से तो उनका कैसे स्वागत ये लोग कर रहे हैं। तो आज के समय में देश और समाज हमारा एकदम टूट चुका है, उसको इन्होंने ये देश की युवाओं को विकलांग कर दिया है। और ऐसे अगर इनकी सरकार रही, जो आप बात बता रहे हैं 2047, तो 47 तक देश को मूर्खता की श्रेणी में विकसित कर देंगे, और भी कर देंगे। अभी यही इन्हीं सब कुछ वजहों से कांग्रेस जनता पार्टी उभर कर आई है। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस जनता पार्टी तो जो आई है, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कांग्रेस जनता पार्टी जो बनी वो कौन लोग हैं? वो भारत की यूथ है, जनजी है। और जनजी जो है वो किसी जाति धर्म का नहीं है जी। और बनाया किसने और कहा किसने काकरोच? काकरोच कहने वाले वो लोग हैं कि जो बिना परीक्षा दिए कॉलेजियम सिस्टम से जाके वहां पे जज बनते हैं जी। बाप बनेगा, फिर बेटा बनेगा, फिर बेटे का बेटा बनेगा। केवल विशेष परिवार के लोग कॉलेजियम सिस्टम से जज बनते हैं, और हमको काकरोच कहते हैं। और वही काकरोच के सामने मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ऐसे ऐसे काकरोच हैं कि अगर वो बैठ जाए साथ में तो ये जज साहब जो बयान दे रहे थे ऐसे बहुत सारे जजों की बात कर रहा हूं कि आप देखे होंगे कि हाई कोर्ट के एक जज साहब बयान दिए थे
कि अगर कहना नहीं चाहिए कि किसी लड़की का नाड़ा तोड़ दें, उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर लें तो ये रेप नहीं आता है। आया ना बयान उनका। तो बताइए, ऐसे ऐसे गंदे गंदे बयान देने वाले लोग हम लोग को काकरोच कहेंगे, जिनको न्यायाधीश कहा जाता है। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि इस तरीके से बयान दे देते हैं और उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये माननीय है, ये न्यायाधीश है, ये अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम ये न्याय व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई रिजर्वेशन है या उसमें कोई ऐसा है कि केवल एक ही जाति के लोग जाएंगे। उसमें ऐसा है कि वो विशेष परिवार के लोगों का संरक्षण है और खासकर उसमें पिछड़े और दलित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व जो जीरो है। जीरो इसलिए मैं कह रहा हूं, जीरो इसलिए कह रहा हूं कि नगण्य है, ना के बराबर है। भाई आप अगर 100 जज बन रहे हैं तो पिछड़े और दलित समुदाय के 10 बन रहे हैं, तो नगण्य ये जीरो, ये कोई मतलब नहीं है, गिनती पे है, केवल उंगली पे है। जी। तो अंतिम सवाल ये रहा आपसे कि आप विश्वकर्मा समाज और समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स से क्या कहना चाहेंगे? मैं विश्वकर्मा समाज के लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा और समाजवादी पार्टी के लोगों से, खासकर पहले विश्वकर्मा समाज के, कि आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आज ये लगातार विश्वकर्मा समाज के साथ घटनाएं घट रही हैं, आप उससे सीख लीजिए कि आपका आरक्षण कौन खा रहा है, आपके ऊपर अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं और आपकी मदद करने वाले कौन लोग हैं। 2027 के चुनाव में आप लोग इसको ध्यान दीजिए और आपके साथ कौन खड़ा है, कौन आपके साथ साजिश कर रहा है। क्योंकि बंगाल में आपने देखा जैसे इनकी सरकार बनी, इन लोगों ने क्या किया, 10% रिजर्वेशन तुरंत कटौती कर दी, 17% से 7% पे ले आए। मध्य प्रदेश में ओबीसी को आज तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया। तो अभी भी समाजवादी पार्टी के समर्थकों से और सबसे मैं कहूंगा, खासकर पीडीए समाज से, कि आप लोग सतर्क हो जाइए। नहीं, अगर यहाँ की सरकार पलटी, फिर से इनकी सरकार अगर आई और हम लोगों की सरकार नहीं बन पाई और भाजपा सरकार बनेगी, तो सबसे पहले आपका आरक्षण खत्म किया जाएगा और उसके बाद संविधान में जिस तरीके से ये लोग डंके की चोट पे धमकी दे रहे हैं और लगातार बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए हैं, उसको ये लागू करवा देंगे और फिर हम लोग केवल और केवल घर बैठेंगे, हम लोग कहीं पे प्रतिनिधित्व रहने लायक नहीं बचेगा। इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा जी, आपको ऑनलाइन डिजिटल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, हमें अच्छा लगा आपने युवाओं के लिए अपना समय दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।